ये क्वेश्चन का बेसिकली सेकंड पार्ट है जो कि मैंने इसमें एडजस्ट किया है फैक्ट्री बी के नाम से। यानी जो पिछला क्वेश्चन है ना, ये तो खत्म हो गया था क्वेश्चन, उसके साथ असल में एब्जॉर्प्शन के साथ ये पार्ट बन के आया था, ये हम कर चुके हैं। एब्जॉर्प्शन के साथ जब पार्ट बन के आया था तो मैंने वो मार्जिन का पोर्शन जो है वो मार्जिन में एडजस्ट कर दिया। मई जून 21-22 का ये पार्ट है विच रिलेट्स टू मार्जिनल कॉस्टिंग। तो एएस लेवल काउंटिंग मार्जिनल कॉस्टिंग की बात हो रही है। मई जून 21-22 का ये क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। May June 21-22 में absorption and margin has combined. There will be a combined question of absorption and margin together. उसमें से जो मार्जिन का पोर्शन था वो मैंने अलग करके अपनी बुक में अलग से डाल दिया, जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं फैक्ट्री बी के नाम से। टी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स a single product in factory B. Marginal costing is used at this factory. The following information is available for December 2020 when production was 9,000 units, which क्या उसका बग गया मोबाइल के जगह which included नहीं 1,000 units produced over time. देख ले पी के ट्राई कर जी, तो marginal costing is used at this factory, or the following information is available for December 2020 when production was 9,000 units, which include, जो कि include कर रही है $1,000 units produced using overtime. हम देखते हैं उसको। कहते हैं जी डायरेक्ट मटेरियल हमें दिया हुआ है 72,000 डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट है और 9,000 यूनिट्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। फिर डायरेक्ट लेबर 74,000 की है, अदर वेरिएबल कॉस्ट 22,500 की और फिक्स कॉस्ट 65,000 की है। आपको पता है फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती, सेम टू सेम रहती है, चाहे यूनिट्स आप ज्यादा करें या कम करें। डायरेक्ट लेबर ओवर टाइम इज पेड एट 1.25 टाइम्स द नॉर्मल रेट। जो डायरेक्ट लेबर है ओवर टाइम जो है इज पेड एट 1.25 टाइम्स द नॉर्मल रेट। तो डायरेक्ट लेबर ओवर टाइम हम यानी सवा गुना, यानी 1.25 टाइम्स हम नॉर्मल रेट से ज्यादा पे करते हैं। उसकी पर यूनिट हम सबसे पहले बेटा निकालनी पड़ेगी आपको। जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल की पर यूनिट कितनी आएगी बेटा, 72,000 कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 9,000 यूनिट्स है, पर यूनिट आपके पास कितनी आ जाएगी 8। इसी तरह डायरेक्ट लेबर की जो दी हुई है 74,000 है, पहले अदर वेरिएबल कॉस्ट का कर लेते हैं 22,500 डिवाइडेड बाय 9,000, तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगी, कितनी आती है, डिवाइड करें 22,500 डिवाइडेड बाय 9,000, ये आपके पास आ जाएगी जी 2.5। लेबर जो है दैट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क। अगर आप गौर करें तो वो कहता है कि डायरेक्ट लेबर जो है वो 74,000 की है और 9,000 यूनिट्स बना रहे हैं। अगर मैं 74,000 को डिवाइड करूँ ना 9,000 से तो आता है 8.22। लेकिन उसने इसने कहा है कि इस 9,000 में 1,000 यूनिट्स प्रोड्यूस जो हुए हैं उसमें हमने ओवर टाइम चार्ज किया। ओवर टाइम का मतलब है कि 8,000 यूनिट्स पर तो नॉर्मल लेबर रेट पे हुआ है, लेकिन जो लास्ट या एडिशनल 1,000 यूनिट्स हैं टू मेक इट 9,000 उस पर हमने लेबर रेट पे किया 1.25 टाइम्स। तो हमें इसमें पर यूनिट लेबर रेट निकालने के लिए इस क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, मैथमेटिकल इक्वेशन बना के, जो मैं आपके सामने भी बनाने जा रहा हूँ। ऑल प्रोडक्शन वाज सोल्ड एट 30 per unit. The directors have been considering changing the supplier of material. The following information is available. हम सोच रहे हैं कि हम सप्लायर चेंज करें, तो वो कहता है जी an overseas supplier is prepared to become the company's sole supplier of material at 5.5 per unit including delivery cost. वो कहता है कि वो हमें 5.5 पर यूनिट मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करने के लिए तैयार है सप्लायर, जबकि पहले मटेरियल का जो रेट हमें पड़ रहा है वो कितना है 8। अब जो $8 पर यूनिट का मटेरियल पड़ रहा है वो हमें मिल जाएगा कितने में, 5.5 में। सप्लायर कैन ओनली प्रोवाइड सफिशिएंट मटेरियल फॉर द कंपनी टू मेक 7600 यूनिट्स पर मंथ। हम इस वक्त यूनिट्स आर नॉट, लेकिन वो कहता है कि मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है नए सप्लायर से वो सिर्फ 7600 यूनिट्स ही बना सकती है। डायरेक्टर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी अदर कॉस्ट ऑफ द यूनिट सेलिंग प्राइस टू चेंज, ऑल प्रोडक्शन विल बी सोल्ड। और कोई चेंज उसमें नहीं आ रहा। तो पहले बात कर लेते हैं पर यूनिट की लेबर के बारे में। देखिए
8000 यूनिट्स पर जो लेबर कॉस्ट लग रही है, टोटल लेबर कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, 8000 इंटू उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है उसे हम सपोज कर लेते हैं कि वो कितनी है, x। 8000 मल्टीप्लाइड बाय x हमने किया, और प्लस 1000 पर जो कॉस्ट लग रही है मल्टीप्लाइड बाय वो कितनी है, 1.25x इज इक्वल टू 74,000। देखिए दोबारा गौर करें, 8000 यूनिट्स पर 8000 यूनिट्स पर जो लेबर कॉस्ट लग रही है पर यूनिट मुझे नहीं मालूम, उसको मैंने सपोज किया x। 1000 यूनिट जो एक्स्ट्रा आपने बनाए हैं, जो टॉप अप है 1000, उस पर जो लेबर कॉस्ट आप पे कर रहे हैं वो 1.25 है। यानी अगर आप सपोज करें कि आपकी पर यूनिट लेबर कॉस्ट x है, तो 1000 यूनिट्स पर जो लेबर कॉस्ट पर यूनिट लगेगी वो 1.25x हो। यानी अगर 1 है तो 1.25x हमारी असल पर यूनिट कॉस्ट है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा बेटा 8000x, राइट, प्लस ये कितना बन जाएगा, 1000 इंटू 1.25, 1250x इक्वल टू 74,000। इसको हम सम अप कर लें तो ये आ जाएगा 9250x इज इक्वल टू 74,000। ठीक है, x कितना आ जाएगा आपके पास, 74,000 डिवाइडेड बाय 9250, आपका आ जाएगा 8। इसका मतलब क्या हुआ कि 8000 यूनिट्स पर जो आप पे कर रहे हैं लेबर को, जो कि x है, वो कितनी है, 8 जी। ये आपकी कितनी आ जाती है बेटा, 64,000। और ओहो सॉरी, 8999 लिख दी है। 8000 यूनिट्स पर जो आप लेबर कॉस्ट पे कर रहे हैं वो आप 8 के हिसाब से पे कर रहे हैं, जो कि आपकी कितनी आ जाएगी, 64,000। और 1000 यूनिट्स पर जो आप लेबर कॉस्ट पे कर रहे हैं वो 8 का 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। 8 को मल्टीप्लाई करें 1.25 से, यानी 8 का 1.25 से मल्टीप्लाई करें तो पर यूनिट लेबर कॉस्ट जो आप पे कर रहे हैं एडिशनल 1000 यूनिट्स पे, वो आपकी आती है 10। तो वो आपकी आ जाएगी 10। 1000 इंटू 10, आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा कितना, 10,000। और टोटल आपके पास देख लें, टोटल कॉस्ट वही आ रही है कितनी, 74,000, जो कि आपको लेबर की कॉस्ट दी हुई है वो हमारी वही बन रही है। सर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी, जरूरत थी इसलिए कि उसने क्वेश्चन में बताया है कि 8000 यूनिट्स पर जो लेबर कॉस्ट है वो 8 के हिसाब से लग रही है, और 1000 यूनिट्स जो टॉप अप यूनिट्स आप बना रहे हैं, एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट्स, उस पर ओवर टाइम लगता है, और वो $8 से 25% ज्यादा है। $8 का अगर आप 0.25 निकालें तो आता है 2। 8 इंटू 1.25 कर दें या 8 प्लस 2 कर दें, तो 1000 पर आप $10 के हिसाब से पे कर रहे हैं। और अब उसने कहा है कि आपने मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है या इनकम स्टेटमेंट बनानी है इस डेटा के हिसाब से, कितने यूनिट्स के लिए, 7600 यूनिट्स के लिए आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे सर, ये देखें, उसने क्वेश्चन में बताया है कि द सप्लायर कैन ओनली प्रोवाइड सफिशिएंट मटेरियल फॉर द कंपनी टू मेक 7600 यूनिट्स पर, कि हम 7600 यूनिट्स पर मंथ ही बना के बेच सकते हैं। तो आपके पास आ जाएंगे जी सेल्स कितनी, 7600 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 30, जी कितना आता है, 7600 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में हम कर देंगे 30 के साथ जी, 28,000 आपका आ जाएगा नूर। इसमें से हसन हम माइनस कर देंगे हमारी जो है वो क्या भला, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में आपका क्या आ जाता है जी, आपको बताइए, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आता है, फिर आपकी आ जाती है जी डायरेक्ट लेबर, फिर आपकी आ जाती है जी वेरिएबल ओवरहेड्स। देखते हैं कितना कितना दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट आप निकाल चुके हैं, वो आपका कितना है, $8 पर यूनिट। लेकिन इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए जो कि 7600 यूनिट्स का बनाने हैं आपने, और उसके लिए आप मैक्सिमम प्रॉफिट पर मंथ निकाल रहे हैं, इफ मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओवरसीज सप्लायर एंड प्रोडक्शन इज लिमिटेड टू 7600, अगर आप 7600 यूनिट्स ही बनाते हैं और बेचते हैं, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम कितना होगा, अगर आप मटेरियल बाहर से सप्लायर से लेते हैं, ओवरसीज सप्लायर से। ओवरसीज सप्लायर हमें मटेरियल कितना दे रहा है, किस हिसाब से, 5.5 के हिसाब से, इट इज चीपर देन व्हाट वी आर परचेजिंग लोकली। लेकिन 7600 यूनिट से ज्यादा फिर आप नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि आप
7,600 यूनिट्स पर जो मटेरियल कॉस्ट आपकी लगेगी वो 5.5 के हिसाब से आपकी आ जाएगी 7600 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 कितना आता है जी 41,800। डायरेक्ट लेबर वो भी 7600 यूनिट्स पे आएगी और आपको पता है कि 7600 यूनिट्स पर जो लेबर कॉस्ट है वो 8 के हिसाब से है। हाँ, अगर आप 8000 से ज्यादा बनाएंगे तो एडिशनल यूनिट्स पर आपको 1.25 के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी, जो 10 के हिसाब से करनी पड़ेगी, लेकिन 8000 के अंदर अंदर जो यूनिट्स है उन पर 8 के हिसाब से ही पेमेंट की जाए। तो ये मैं 8 निकालूंगा तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता था ना। कितना आता है जी 60,800। अब वेरिएबल ओवरहेड देख लेते हैं, वो कितने हैं जी। वेरिएबल ओवरहेड में कह रहे हैं जी कोई चेंज नहीं आ रहा, 22,500 को मैंने डिवाइड किया था तो वो आते थे 2.5। अब आपका आ जाएगा 7600 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, 19,000। ये आपके पास आ जाएगा 19,000। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे और ऐड करके आप लिखेंगे और माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। टोटल करें कितना आता है जी 121,600 और 2,28,000 में से माइनस कर दें 106,400। आपके पास क्या आ गया है कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, सवाए इसके कि लेबर को आपको चेंज करना पड़ना था तो उसके बाद हम इसको समझ सकें या सॉल्व कर सकें, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। इवन फिक्स कॉस्ट में आपको पता है कोई चेंज नहीं आता, यूनिट्स कम हो ज्यादा हो इट विल रिमेन द सेम, इट विल रिमेन एट 65,000 बिकॉज यूनिट्स के बढ़ने या कम होने से जो है वो चेंज नहीं होगी। ये हम माइनस कर देंगे तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकल आएगा 41,400 इज गोइंग टू बी योर प्रॉफिट। ठीक है जी, कोई मसला है तो बिना झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि फिर मैं आगे चल सकूं। थैंक यू। एनी प्रॉब्लम। तो ये मैंने एक पार्ट था उसका जो कि मैंने आपको सॉल्व करवाया है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें कहा हुआ था कि आपने सॉल्व करके बताना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एडवाइज द डायरेक्टर वेदर और नॉट दे शुड चेंज द सप्लायर, जस्टिफाई योर आंसर बाय कंसीडरिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। देखिए जी, अगर आप पीछे देखें और इसका प्रॉफिट निकालें जो नॉर्मल चला रहे हैं तो प्रॉफिट कितना आएगा देखिए, करके देखिए 9,000 को मल्टीप्लाई करें 30 से तो वो आता है 2,70,000। 2,70,000 में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दें जो कि 233,500 है, तो आपको पता चलेगा कि जो आपका जो प्रॉफिट है, जरा करें 9,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना आता है 2,70,000 ही आता है। और माइनस जी, और माइनस कर दें उसमें से, जी जी 36,500। अगर हम अब देखें तो विद बाय गोइंग फॉर द न्यू सप्लायर, बाय चेंजिंग द न्यू सप्लायर आवर प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीज। प्रॉफिट हमारा इंक्रीज कर गया, हमारा कंट्रीब्यूशन भी इंक्रीज कर गया, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि सप्लायर के चेंज करने से आप देखें कि आप, हो सकता है कि आपके जो कस्टमर्स हैं वो रिटेलिएट कर सकते हैं बिकॉज नाउ यू आर नॉट एबल टू कैप्चर ऑल योर कस्टमर्स, क्योंकि आप 9,000 यूनिट्स जो है वो, फिर लेबर जो है डीमोटिवेट हो सकती है बिकॉज दे आर गेटिंग एडिशनल अमाउंट फॉर preparing 1,000 extra units, then you will be happy that you are not paying any additional labor rate, क्योंकि अब आप 7,600 यूनिट पर प्रॉफिट भी ज्यादा कमा रहे हैं और आपको एडिशनल लेबर रेट पे नहीं करना पड़ रहा, ये भी आपके लिए फ्रूटफुल है। फिर सेकंड बात ये कि either the new supplier is ready to continue the supply with you, either the supplier will give you the same quality of material, quality material की सेम है, because it will affect your product image on the customer। तो कस्टमर आपके कंपेटिटर्स की तरफ तो नहीं चले जाएंगे जो कम हो गए आपके कस्टमर, 7,600 यूनिट जब आप बेचेंगे, कोई कॉम्प्लीमेंट्री गुड है तो किसी और की वजह से बिकता था और अब उसकी सेल में कमी आना शुरू हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये चीजें लिखकर आप अपनी राय का इजहार कर देंगे और दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज करके, सॉरी 7,600 वाला ऑप्शन ही आप चूज करेंगे, ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन आप उसके पॉजिटिव नेगेटिव भी बताएंगे, जस्टिफाई भी करेंगे। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये क्वेश्चन 3 तो मैंने हमेशा आपको घर के लिए दिया था।
इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि अपने घर में इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन 4 हम कर रहे थे कि 4 करते हैं हम। तो डायरेक्ट कॉस्ट मई जून 21 का मैंने क्वेश्चन 22 का करवाया था आपको, ये क्वेश्चन हमारा आया है मई जून 21 में। पहले जो मैंने आपको पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करवाया था वो आपका आया हुआ था मई जून 21-22 में। अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ आपको क्वेश्चन, ये आपका आया हुआ है मई जून 21 में। देखते हैं जी, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। डायरेक्ट कॉस्ट इज ए कॉस्ट विच बिकम्स द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इज ए कॉस्ट which becomes the integral part of the product, or you may say direct cost is a cost which is directly attributable to the product. Direct cost is a cost which becomes the integral part of the product or can be traceable from the product, or can be traceable from the product. और विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट। यानी डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाती है। जैसे डायरेक्ट मटेरियल है, वो कुर्सी के अंदर मौजूद होता है, जिस बंदे ने बनाई है उसकी डायरेक्ट लेबर है। ये सब डायरेक्ट कॉस्ट है जो विच बिकम्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और कैन बी ट्रेसेबल फ्रॉम द प्रोडक्ट आल्सो। स्टेप्ड कॉस्ट क्या होती है। स्टेप्ड कॉस्ट इज ए फिक्स्ड कॉस्ट विच इंक्रीजेस आफ्टर ए सर्टेन रेंज। देखें, फिक्स्ड कॉस्ट इज ए कॉस्ट विच डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, but stepped fixed cost will increase after a certain range of output। एक certain range of output के बाद stepped fixed cost जो है वो चेंज हो जाती है। मिसाल देता हूँ आपको इसकी। मैं एक कमरे में बच्चे पढ़ाता था क्लास के अंदर, उस क्लास में 100 बच्चों की कैपेसिटी है। जब 100 बच्चे फुल हो गए तो मुझे एक कमरा और रेंट पे लेना पड़ा। तो पहले मैं रेंट पे कर रहा था 10,000, लेकिन सिर्फ एक बच्चे के इजाफे से मुझे रेंट में क्या हो गया, सडन इंक्रीज आ गया, क्योंकि मुझे दूसरा कमरा भी किराए पे लेने पड़ा। अ सडन इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट विद वन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आफ्टर ए सर्टेन रेंज, दैट इज कॉल्ड स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। क्योंकि आपको पता है फिक्स कॉस्ट टोटल में चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट एक खास रेंज के बाद वन एडिशनल यूनिट बढ़ाने पर सडन चेंज आता है, उसके अंदर इंक्रीज आता है। स्टेट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। Actual units sold minus break-even units sold. Budgeted sales minus break-even sales. Explain the term limiting factor when using marginal costing. Declare it creates a limit on the production. Any factor which creates a limit on the production is called limiting factor. इसको हम की फैक्टर भी बोलते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आपके पास लेबर आवर्स जो है वो ज्यादा अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से आप सारे यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं वो नहीं बना सकते। तो लेबर आवर्स विल बी कंसिडर्ड अ लिमिटिंग फैक्टर बिकॉज इट कैन क्रिएट ए लिमिट ऑन योर प्रोडक्शन वॉल्यूम। आप प्रोडक्शन अपनी कंप्लीट नहीं कर पाते, आउटपुट आप अपनी मुकम्मल नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास मशीन आवर्स कम है, आपके पास मटेरियल उतना अवेलेबल नहीं है जितने आप केजीज बनाना चाह रहे हैं प्रोडक्ट के। वो भी फिर केजी जो है आपका लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा। एडिशन इन्फॉर्मेशन में कहता है P Limited manufacture a single product. The factory has the capacity to make 40,000 units per month. All production is sold. The following budgeted information is available for December 2021. Sales दी हुई है 30,000 units at 48 per unit. Direct material per unit दिया हुआ है 4.5 meter at 4. Direct labor per unit 3 hours at 8.5 और fixed cost 1,12,000 की। The company has a target profit of 40,000 per month. Calculate the number of units to be sold for the company to achieve its target profit for December 2021. बेटा टारगेट प्रॉफिट का फार्मूला होता है, वो जरा आप लिख भी लें और याद भी कर लें। टारगेट प्रॉफिट का फार्मूला हमारा क्या होता है जी, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जी जी, फार्मूला वही है आपका ब्रेक इवन, लेकिन उसमें अब टारगेट प्रॉफिट भी ऐड हो। मैं अभी समझाता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं इसके अंदर। बेसिकली ये आपसे ये कह रहे हैं कि ब्रेक इवन के बाद कितने यूनिट्स हम बेचें कि ब्रेक इवन के बाद यू विल गेट 40,000 ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो।
you know that we will get break even with the formula fixed cost over contribution per unit. Fixed cost divided by contribution per unit से आपके पास उतने units आ जाते हैं, number of units sold, where there is no profit, no loss. Now he is saying that after getting break even, you must get 40,000 of profit per month. तो कितने units आपको बेचने पड़ेंगे? तो number of units sold to get target profit is equal to fixed cost में target profit भी ऐड कर देते हैं, तो उतने यूनिट्स आ जाएंगे जो फिक्स कॉस्ट कवर करने के बाद टारगेट प्रॉफिट को भी कवर कर, यानी टारगेट प्रॉफिट भी आपका अचीव हो जाए। इसका फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, हम देखते हैं। देखें 40,000 जो कि टारगेट प्रॉफिट है आपका, प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है 1,12,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बेटा वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आप निकाल लें, कैसे 4.5 इंटू 4 कितना आता है जी, 4.5 इंटू 4 आपका आता है जी 18। 3.3 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 8.5 कितना आता है जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 8.5 25.5। अब 48 में से 48 सेलिंग प्राइस है ना, 48 में से 18 माइनस 25.5 दोनों माइनस कर दें मटेरियल पर यूनिट, लेबर पर यूनिट, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो आ जाएगा 48 माइनस 18 माइनस 25.5, 48 माइनस 18 माइनस 25.5 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 पॉइंट, सॉरी 4.5। तो टारगेट प्रॉफिट कितना है 40,000, फिक्स कॉस्ट जो कवर करनी है 112,000 डिवाइडेड बाय 4.5 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आ जाएंगे that will achieve your, that will cover your fixed costs also and will get you target profit of 40,000 also. ठीक है, 777 कर देते हैं ना। कितने यूनिट्स अगर आप बेचें तो आपको टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा कितने का 40,000। तो ये मैंने नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टू अचीव टारगेट प्रॉफिट जो है वो फाइंड कर लिया, जो उसने यहाँ पे पूछा था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड फॉर द कंपनी टू अचीव इट्स टारगेट प्रॉफिट फॉर दिसंबर। आज हमने क्या चीज नहीं पढ़ी बेटा, हमने पढ़ा कि टारगेट प्रॉफिट कैसे, टारगेट प्रॉफिट आप कैसे निकालते हैं, उसका बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। ब्रेक इवन के फॉर्मूले में टारगेट प्रॉफिट भी ऐड कर देते हैं, यानी 40,000 हमारा टारगेट प्रॉफिट था, प्लस फिक्स कॉस्ट 1,12,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4.5, तो आपके पास नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड उतने आ जाएंगे कि आपको टारगेट प्रॉफिट भी अचीव हो जाएगा। अभी अगर आप देखें तो आप 30,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 48 सेल कर रहे हैं, लेकिन अगर टारगेट प्रॉफिट करना है तो आपको 33778 यूनिट बेचने पड़ेंगे, तो ब्रेक इवन के साथ साथ आपको टारगेट प्रॉफिट भी अचीव हो जाएगा। आगे देखते हैं जी क्या कहते हैं। आगे कहते हैं प्रिपेयर ए बजटेड मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर दिसंबर 2021। कहते हैं दिसंबर 2021 के लिए आपने क्या बनानी है, मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट जो है वो बनाकर जो है वो दिखाएं। इसका टारगेट प्रॉफिट ताल्लुक नहीं है, सिंपल वो कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट आपने बना के दिखानी है, वो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट में आपको पता है हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं किससे, सेल से। सेल हमारी कितने हैं 30,000 यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ 48, कितना आता है जी, इसमें से हम लेस कर देते हैं हसन वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट में आपको पता है दो डायरेक्ट मटेरियल आता है और हसन आपकी आती है डायरेक्ट लेबर। तो इमन डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 18 और 25.5 और यूनिट 30,000। हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 18, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 5,40,000, राइट। फिर आपके पास आ जाएगा जी डायरेक्ट लेबर 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 25.5, 765,000 आपके पास लेबर आ जाएगी। इसमें कोई वेरिएबल ओवरहेड मौजूद नहीं है, इसका आप टोटल कर लेंगे तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट का टोटल आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा।
1305,000 माइनस कर दें 14,40,000 में से 135,000 आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर टोटल कंट्रीब्यूशन। और इसमें से हम प्लस क्या कर देते हैं अपनी फिक्स कॉस्ट, और वो हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई बेटा, अगर आप देखें 1,12,000, तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो निकल आएगा, जो कि उसने मार्जिन कॉस्ट स्टेटमेंट बनाने को हमें कहा था कि प्रॉफिट निकाल के दिखाएं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 23,000 इज गोइंग टू बी योर प्रॉफिट ईयर रिगार्डिंग द ओरिजिनल डाटा है ये, ठीक है ना हेमन, ये ओरिजिनल डाटा के हिसाब से आपने प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया है कि ओरिजिनल डाटा को सॉल्व करें तो प्रॉफिट हमारा कितना आता है, वो हमने कैलकुलेट करके निकाला है। तो देखते हैं अब हम आगे कि मजीद हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये भी हो गया हमारा बजटेड मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर दिसंबर, हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे कहते हैं डायरेक्टर्स हैव बीन टोल्ड दैट डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट इज लाइकली टू फॉल इन फ्यूचर मंथ्स, कि फ्यूचर में आपके जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है जी। दे आर कंसिडरिंग टू प्रपोजल्स, प्रोड्यूस ए सुपीरियर वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट, ज्यादा बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना लें जिससे आपके 27,000 यूनिट्स पर मंथ बिकेंगे एट 57 पर यूनिट। पहले आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी थी, 48, अब 57 हो गई, बढ़ गई। उसके बाद वो कहता है डायरेक्ट मटेरियल द सेम क्वांटिटी ऑफ मटेरियल पर यूनिट आर करंटली यूज्ड बट द प्राइस पर मीटर वुड इंक्रीज बाय 7.5%, यानी प्राइस पर मीटर 7.5% हमारी क्या हो गई है, बढ़ गई है। प्राइस पर मीटर वुड इंक्रीज बाय 7.5%, तो प्राइस पर मीटर देखें हमारी कितनी है, प्राइस पर मीटर हमारी 4 है, 4 का 7.5% निकाल के वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कहते हैं जी द रेट वुड इंक्रीज टू 9.25 पर आवर एंड ईच यूनिट वुड टेक 3.4 आवर टू मेक। एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी लग रही है, एक्स्ट्रा मशीनरी कॉस्टिंग 75,000 विल बी रिक्वायर्ड, और मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। और मशीन लेने के लिए कहता है अ लोन वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइनेंस द फुल कॉस्ट ऑफ द मशीन, यानी मशीन जो 75,000 के लिए है उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने उसके लिए लोन लिया है बैंक से 75,000 का, जिस पर आपको 8% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा हर साल, वो भी इंटरेस्ट कॉस्ट आपको पड़ेगी, और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी भी आपको पड़ेगी, बिकॉज यू आर सपोज टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। एसेट लायबिलिटी नहीं देख रहे हैं हम, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। कैलकुलेट द मंथली प्रॉफिट टू बी मेड फॉर फ्रॉम प्रपोजल ए, प्रपोजल ए से हमें कितना प्रॉफिट होता है, वो कहता है जी बताएं कि प्रपोजल ए से हमें कितना प्रॉफिट होगा। बनाते हैं जी प्रपोजल ए से प्रॉफिट की स्टेटमेंट, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रपोजल ए से हमें जो प्रॉफिट होना है वो हम निकालते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा, सेल्स 27,000 यूनिट्स हैं इंटू 57, तो जब आप 57 का पर यूनिट सेल कर रहे हैं कितना आ जाएगा जी, 153900, 153900 हमारा जो है वो आ जाएगी सेल्स की अमाउंट। उसके बाद इसमें से हम लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, उसमें आपको पता है आपका क्या आ जाएगा जी, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। मटेरियल के लिए आपको बेटा देखना पड़ेगा 7.5% इंक्रीज आ रहा है आपका, तो बेटा 4 को मल्टीप्लाई करें 7.5% निकालें 4 का, और उसमें ऐड करें 4 का 7.5% निकालें और उसमें ऐड करें कितना आता है, तो 4.5 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 4.03, यही होगा ना। तो जो 4 पर मीटर है ना वो बढ़ गया, वो 4.7.5% इंक्रीज कर गया है, यानी 0.03 बढ़ गया, यानी वो 4.03 हो गया पर मीटर। मीटर्स आर द सेम, दैट इज 4.5, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4.03, क्योंकि 4 हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 7.5%, 4.3 हो जाएगा, ओके 0.3, टोटल कितना आ जाएगा इसका पर यूनिट, 19.35 अब आपकी बनेगी मटेरियल पर यूनिट की कॉस्ट, जो आपको चार्ज करनी पड़ेगी, वहां पर लिखनी पड़ेगी। तो डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना होगा जी, 27,000 यूनिट्स
multiplied by 19.35. 522,450. लेबर की बात करते हैं। लेबर तो उसने हमें बताई भी है कितनी है जी, देखिए बताऊं आपको। प्रपोजल ए की बात हो रही है 3.4 आवर्स इंटू 9.25, 3.4 इंटू 9.25, वो हम कैसे निकालेंगे बेटा? 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.4 फिर मल्टीप्लाइड बाय 9.25, तो आपकी लेबर कॉस्ट आ जाएगी। बताएं कितनी आती है दी? 849150। ये आपके पास आ जाती है क्या? हमारी लेबर कॉस्ट। ये हमारी लेबर कॉस्ट आ जाती है। इसका हम टोटल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा जी? 137,160। अब निकाल लें इसका कंट्रीब्यूशन। इसमें से बेटा हम लेस क्या कर देते हैं? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे। देखिए फिक्स कॉस्ट में क्या हो रहा है, यानी चेंज इन फिक्स कॉस्ट। यस, एक तो फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है बेटा कितने की? 1,12,000 की, वो भी आ जाएगी। तो पहले है क्योंकि वो तो चेंज नहीं होनी ना। फिर आपके पास आ जाएगी फिक्स कॉस्ट में इजाफा जो होगा वो क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। मशीन पर डेप्रिसिएशन भी आपकी आनी है। वो कितनी है? 75,000 का 20%। लेकिन बेटा ये 20% पर एनम है। आप जो रिवाइज बना रहे हो ना वो पर मंथ है, मंथली प्रॉफिट। तो आपको मंथली प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है इसको। 75,000 का 20% निकालें, वो कितना आता है? कितना आता है? 15,000। 15,000 डिवाइडेड बाय 12 आप करेंगे तो आपका आएगा डेप्रिसिएशन मशीनरी का आंसर 1250। दैट विल बी डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। क्यों सर? क्योंकि 75% जो है 75,000 आपकी मशीनरी की कॉस्ट है और उस पर 20% डेप्रिसिएशन है पर एनम। 15,000 डेप्रिसिएशन पर एनम है। आप मंथली प्रॉफिट निकाल लिए तो आपको डिवाइड बाय 12 करके डेप्रिसिएशन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। इसी तरह जो आपका लोन आपने लिया है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मशीनरी विच हैज बीन परचेज, 75,000 का लोन लिया है, उस पर आपको 8% इंटरेस्ट भी पे करना है साल का, वो भी कॉस्ट आपको पड़नी है। तो 75,000 का हम निकालेंगे 8%, जो आंसर आपके पास आएगा उसको डिवाइड करेंगे 12 से। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट कॉस्ट पर एनम है, साल की है। हम सॉल्व कर रहे हैं मंथली हिसाब से। 6,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 12 आप करेंगे, आपके पास आ जाएगी इंटरेस्ट कॉस्ट 500। इन तीनों को बेटा हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट टोटल आ जाएगी। वो माइनस करके आप प्रॉफिट अपना फाइंड करेंगे जी। 113,750 माइनस कर दें, 3,650। तो प्रपोजल ए में आप देखें कि आपके ओरिजिनल प्लान से आपको प्रॉफिट क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है, 53650 हो गया। और आपने अपनी प्रोडक्शन भी कम कर ली है, 3,000 यूनिट्स आपके डिक्रीज कर गए हैं। इंस्पाइट ऑफ दैट आपका प्रॉफिट 53650 आ रहा है। अब दूसरे केस में वो कहता है director is also considering a proposal to produce a simple version of the product with a selling price of 37 per unit. The proposal would require 76,000 labor hours per month. They estimate that 38,000 units per month could be sold. वो कहते हैं जी कि 38,000 units per month जो है हम बेच सकते हैं, and this will produce a monthly profit of 49,500. 50,500 का प्रॉफिट जो है वो कहता है कि आपके पास जो है वो आएगा. Advise the director which proposal they should choose. Justify your choice by considering both financial and non-financial factors. तो फाइनेंशियल फैक्टर्स में अगर आप देखें तो हसन आपको नजर आ रहा है कि प्रपोजल बी में प्रॉफिट कितना है? 49,500, जबकि प्रपोजल ए में प्रॉफिट कितना है? 53650। डेफिनेटली प्रपोजल ए प्रॉफिट इज मोर देन मोर प्रॉफिट इज प्रॉफिट हैज you are getting more profit in for proposal A around 4,000 something प्रॉफिट आपको ज्यादा अचीव हो रहे हैं। तो प्रपोजल A is much better, but you need to consider that you will be by getting proposal by taking up proposal B you will be getting more capture of the market. Market capture आपका market share आपका बढ़ जाएगा because you will be able to sell 38,000 units where your production has decreased. So maybe some customer will lose interest in your product because you will not be able to sell
goods to your loyal customers anymore in proposal A because the units sold has been decreased to 27,000. फिर ये कि सेलिंग प्राइस आपकी 37 है, जबकि सेलिंग प्राइस आपकी यहाँ पे 57, ठीक है जी। तो मे बी by increasing the selling price, your competitors may lead to the your customers may lead to your competitors. So you need to improve the quality of the product by decreasing your unit. तो क्वालिटी प्रोडक्ट भी आपको बेहतर करनी पड़ेगी और मशीन आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट बेहतर कर भी रही है। आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है, जबकि यहाँ फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज नहीं हो रही, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं, डू यू हैव एनफ लेबर अवेलेबल फॉर प्रपोजल बी। लेबर आपको प्रपोजल ए में रिडंडेंट तो नहीं करनी पड़ेगी, 3000 यूनिट्स आप नहीं बना रहे, वो जो लेबर है वो रिडंडेंट हो जाएगी ना, तो रिडंडेंसी कॉस्ट भी आपको पड़ेगी उस सूरत के अंदर। यहाँ पे 76,000 लेबर आवर्स आपको यूज करने पड़ रहे हैं, जबकि आपके पास अगर हम देखें तो लेबर आपके पास अवेलेबल तो है, लेबर आवर्स आपके कम यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर 30,000 इंटू 90,000 लेबर आवर्स यूज हो रहे हैं पहले केस में, और दूसरे केस में हमारे लेबर आवर 3.4 आवर यूज हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर 76,000 लेबर आवर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन यूनिट्स आपके ज्यादा बन रहे हैं, तो आपकी लेबर जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर रही है यूनिट्स को। फिर उसकी लेबर आवर्स कम लगने की वजह से, आपकी लेबर चीप होने की वजह से कहीं आपकी क्वालिटी तो नहीं हट हो रही, क्या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट आपकी सेम रह रही